उड़ान तो भरना है, चाहे जितनी बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से क्यों न लड़ना पड़े, चाहे खुद से क्यों न लड़ना पड़े। इसी के साथ मैं महेश कुमार आप लोग को अपने YouTube चैनल बलिराम GS एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज हम लोग NCERT क्लास 6 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 3 में कुछ प्रमुख टॉपिक जो आप लोग को पढ़ना है ना, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग देखिएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें पहला जो पॉइंट है वो है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी, ये हड़प्पा खुदाई करते वक्त मिला। जब अंग्रेज़ों का शासन भारत में हो गया तो सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए उन लोग रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया। जब उन लोग रेलवे लाइन बिछाना शुरू किया तो वो शुरू किया था पंजाब से, जो वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, हाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। हमारे देश में पाकिस्तान है, हमारे देश में एक पंजाब है, एक पंजाब पाकिस्तान में भी है। जब बंटवारा हो रहा था तो पंजाब को 2 भागों में बांट दिया गया है ना, पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब। पूर्वी पंजाब हमारे भारत में हो गए और पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चले गए। तो उस समय जब रेलवे लाइन की खुदाई हो रही थी तो लोग लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे। लाइन बिछाने के लिए खुदाई कर रहे थे तो उनको खुदाई करते वक्त कुछ ईंटों का, मतलब खुदाई करने से कुछ ईंटें प्राप्त हुए। तो उनको लगा कि अरे क्यों ना ये ईंटें कबाड़ कर लगा दिया जाए, इसी से अपना रेलवे लाइन बिछा दिया जाए, हमारा जो है इनकम बच जाएगा, बचत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो ये सोचकर वो क्या किया कि वहाँ से लगभग अधिकांशतः बहुत सारे ईंटें कबाड़ कर और उस रेलवे लाइन में बिछा दिए। उसमें उन लोगों को पता नहीं था कि ये रेलवे लाइन जो बिछा रहे हैं, जो ईंटें लगा रहे हैं, वो ईंटें कोई ख़ास जगह के हो सकते हैं, कोई ख़ास नगर के हो सकते हैं। हो सकता है कोई पहले के ज़माने में कोई ख़ास नगर बसा हुआ होगा। इस ईंटें मिले खुदाई करने से, तो वो ईंटें क्या किए, वो लाइन बिछाने में लगा दिया। उन लोग को ये नहीं पता चला कि ये कोई पुरातत्व का कुछ साक्ष्य हो सकता है। और बहुत सारे ईंटें लग जाने के कारण जो उस समय हड़प्पा जो था वो बहुत सारा नष्ट हो गया, वहाँ का जो नगर था। तो उसके बाद जब बाद में आगे चल के जब पता चलता है कि नहीं ये कोई खास पुरातात्विक स्थल है, कोई पुराना स्थल है, बहुत पहले यहाँ नगर था। ठीक है, तो उसके बाद जब पता चलता है तो इन लोग खुदाई करना शुरू करते हैं। और खुदाई करने के बाद वो है ना इस ढूंढना शुरू करते हैं कि आखिर ये कितना पहले का। तो ये पता लगाते हैं कि नहीं ये बहुत पहले, बहुत हजारों वर्ष, लाखों वर्ष पहले जो यहाँ है लोग नगर तरह से रहते थे, नगरीय जीवन व्यतीत करते थे। तो देखिए अब नगरीय जीवन व्यतीत कर रहे थे तो नगर की क्या विशेषता थी उस समय, वहाँ आखिर जो नगर थे। तो सबसे सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाता है, आखिर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, इसके कई नाम है। हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है, ठीक है। तो ये हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्वप्रथम जो स्थल था खुदाई करने पर वो हड़प्पा मिला था। इसी कारण से इसी आधार पर जितने भी स्थल प्राप्त हुए सारे जो है हड़प्पा सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध हुए। और सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस सारे जो महानगर मिले थे उस समय खुदाई करने पर, वो अधिकांशतः सिंधु घाटी, मतलब सिंधु नदी के आसपास मिले थे। इस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये नगरों में भारत से लगभग 1000 स्थल प्राप्त हुए हैं और पाकिस्तान से लगभग 500 स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और आपका 2 स्थल, महत्वपूर्ण स्थल जो वहाँ प्राप्त हुए थे उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण स्थल में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये सब स्थल प्राप्त हुए थे। और ये सब महत्वपूर्ण स्थल है। बाकी तो आप लोगों को पता है कि लगभग 1500 स्थल प्राप्त हुए थे।
है ना। तो हड़प्पा जो है वो पंजाब में पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो सिंध प्रांत है ना, लोथल गुजरात में, और कालीबंगा राजस्थान, और राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखीगढ़ी है ना। भारत का सर्वाधिक बड़ा स्थल, जो सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है, जो कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, तो इसमें से देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जो वहाँ से मिले, जैसे हड़प्पा से सबसे बड़ा अन्नागार मिला था। अन्नागार, ये अन्नागार क्या होता है? अन्नागार जहाँ जैसे लोग कृषि करते होंगे तो ढेर सारा अनाज उपजता होगा, तो जब अनाज उपजता था तो वो कहीं अगर एक जगह स्थायी रूप से न रखा जाए तो बर्बाद हो जाएगा, तो उसको सही ढंग से रखने के लिए बड़ा अन्नागार बनाया गया था, गोदाम टाइप के, है ना, वहाँ सारे अनाज रखे जाते थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो से सबसे प्रमुख चीज़ जो मिले हैं वो स्नानागार। ठीक है, यहाँ का एक स्नानागार मिले हैं जो बहुत बड़ा एक तालाब टाइप का था, जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और उसमें जो है कुएं से निकाल कर पानी भरा जाता था, और उसके बाद मतलब जब वो उसका जो काम था वो हो जाता था तो क्या उसको फिर पानी को निकाल दिया जाता था। और वो खास करके जो स्नानागार है वो किसी धार्मिक काम के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसके बाद लोथल जो है आपका गुजरात में पड़ता है ना। तो लोथल बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहाँ जो है बंदरगाह, लोथल में एक बंदरगाह मिला था। ठीक है, एक बड़ा तालाब टाइप के बना हुआ था, है ना, जिसको लोग बंदरगाह माना कि नहीं ये बंदरगाह था, जहाँ नाव आते थे और जहाँ से नाव जाते थे, है ना, माल वहाँ उतरता था, माल वहाँ लोड किया जाता था, है ना। उसके बाद लोथल से ही मनके बनाने के कारखाना मिला है। खंभात, ये जो लोथल है वो खंभात की खाड़ी में है, गुजरात जो है। कालीबंगा जो है राजस्थान में, कालीबंगा, बंगा मतलब चूड़ी और काली मतलब काली चूड़ी, काली चूड़ी के लिए प्रसिद्ध है कालीबंगा। और लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड प्राप्त हुए। अग्निकुंड प्राप्त होने से एक साक्ष्य ये भी पता चलता है कि लोग वहाँ जो है यज्ञ किया करते होंगे, यज्ञ करते होंगे, है ना, क्योंकि यज्ञ में ही अग्निकुंड का प्रयोग होता है। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण स्थल है धौलावीरा। ठीक है, ये धौलावीरा भी गुजरात में पड़ता है, जो कच्छ की खाड़ी में। कहाँ है? कच्छ की खाड़ी में। अब यहाँ साफ पानी के लिए जाना था। यहाँ का पानी जो था सबसे ज़्यादा स्वच्छ और साफ था, है ना। यहाँ का ज़मीन सबसे ज़्यादा उपजाऊ था। ठीक है, क्योंकि ये कच्छ की खाड़ी होने के कारण जो है ये उस समुद्र से जो गाद निकलते थे उसके कारण जो है ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ होता था, है ना। नगर 3 भागों में विभक्त था। देखिए, जो नगर था, ये नगर जो था वो नगर का विशेषता ये था कि नगर 2 भाग में था। ठीक है, नगर एक देखिए, एक था ये था पश्चिमी नगर और ये था पूर्वी नगर, है ना। तो ये पश्चिमी नगर में जो शासक लोग होते थे वो रहते थे, और पूर्वी नगर में जो है छोटे लोग रहते थे, मतलब जैसे कृषक हो गए, पशुपालक हो गए, है ना, व्यापारी वर्ग के लोग, ये सब जो है इधर रहते थे, और शासक वर्ग के लोग इधर रहते थे, है ना। शासक वर्ग के लोग जो रहते थे वो दोहरी 4 दीवारी से मतलब घेरा हुआ रहता था, और इन लोग का सिंगल 4 दीवारी रहता था। ठीक है, तो यहाँ 2 तरह के, है ना, मतलब मिले हैं 2 तरह के, यानी कह सकते हैं कि नगर जो था, एक जो नगर उस समय होता था वो 2 भाग में बटा हुआ था। लेकिन एकमात्र धौलावीरा ऐसा जगह है जहाँ आपको नगर जो है 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों का मतलब कह सकते हैं कि एक इधर और एक इधर, है ना। एक ये भाग होता था जहाँ शासक रहते थे, एक मध्य भाग होता था, एक निम्न भाग होता था। ठीक है, इस तरह से 3 भागों में था जो नगर विभक्त था। कहाँ? धौलावीरा में, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत पूछे जाने वाले ये सब टॉपिक है ना। यहाँ से पुरातात्विक वस्तुएं कुछ जो है खुदाई करने पर वस्तुएं प्राप्त हुए हैं, जैसे मृदभांड। ठीक है, मृदभांड का मतलब होता है, बताए थे पिछले क्लास में कि मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन। मृदभांड जो होता है वो मिट्टी का बर्तन होता है। इसे उस समय जो है लाल रंग से पेंट किया जाता था। मृदभांड को
उसको किससे पेंट किया जाता था? लाल रंग से। मृदभान जो था उसको लाल रंग से पेंट किया जाता था, ठीक है। और इस पर जो है काले रंग से चित्रित किया जाते थे, काले रंग का चित्र बनाया जाता था, है ना। यानी अगर बोला जाए कि मृदभान किस कलर से पेंट किया जाता था तो वो हो जाएगा लाल रंग से, है ना। रेड कलर से पेंट किया जाता था और उस पर जो चित्र बनाए जाते थे वो ब्लैक कलर से बनाए जाते थे, यानी काले रंग से चित्र बनाए जाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए पत्थर के बाट मिले। पत्थर के बाट का मतलब क्या हुआ? एक तरह से कह सकते हैं बाट मतलब बटखरा, जो भी हम लोग नाप तौल में प्रयोग करते हैं, उसी तरह से बाट था उस समय, जो पत्थर का बना हुआ मिला है, जो चौकोर टाइप के, है ना। कैसा है? चौकोर, यानी कह सकते हैं घन के टाइप के, है ना। इस तरह से बाट मिला है। उसके बाद वहाँ से मिले हैं मुहरे, है ना। मुहरे मिले हैं, मनके मिले हैं, ठीक है। मनके जिससे आभूषण बनाया जाता था, ठीक है। तांबे के उपकरण मिले, तांबे के उपकरण। कुछ समय पता है कि हम लोग इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। तो कांस्य युगीन का मतलब क्या हुआ? कांसा जो होता है, देखिए कांसा जो होता है वो तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तांबा और टीन से मिलकर बनता है, ठीक है। तो उस समय के लोग दो धातुओं का मतलब के बारे में जानते थे, तांबा और टीन के बारे में। तो तांबा का उपकरण जैसे औजार, है ना, औजार जैसे हो गया कुछ ठोकने के लिए, खतने के लिए, है ना, ये सब के लिए औजार बनाए जाते थे। हथियार, जब शासक था तो अब मतलब जरूरी है कि हथियार रखता ही होगा, ठीक है, अपने सुरक्षा के लिए, ठीक है। युद्ध का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन अपने सुरक्षा के लिए जरूर रखता होगा। और आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब ये मुहर क्या होता था उस समय? मुहर मतलब ये नहीं समझिएगा कि मुहर मतलब पैसा या सिक्का, नहीं। मुहर मतलब एक तरह से जो अभी नहीं कहते कि मोहर मारा जाता है, साइन करके मोहर मराता है ना, चाहे वह स्कूल का हो या कॉलेज में हो या कहीं सरकारी दफ्तर में हो, तो उस टाइप का एक मुहर होता था। जो कोई वस्तु अगर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था तो उस पर मिट्टी का लेप लगाकर और वो मोहर को मार दिया जाता था और उसको भेज दिया जाता था। अगर वो मोहर टूटा हुआ रहता था तो इसका मतलब है कि उस वस्तु के साथ छेड़छाड़ किया गया। अगर वो सही सलामत है, इसका मतलब है कि आपका जो सामान है वो सुरक्षित है, ठीक है। उस टाइप का ये मोहर होता था। उसके बाद कहा था भवन, नाले और सड़कें। वहाँ का जो था भवन कैसा था, नाला यानी नली किस तरह का होता था, सड़कें कैसे होती थी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग भवन के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो भवन जो था वो 1 मंजिला और 2 मंजिला दोनों टाइप का होता था, ठीक है। 1 मंजिला भी घर होता था और 2 मंजिला भी घर होता था, ठीक है। जैसे जिसके पास ज़्यादा पैसा, आज भी देखिए मंजिल पे मंजिल ठोक रहा है, जो बेचारा गरीब है अभी भी झोपड़ी में रह रहा है ना। तो उस समय भी मतलब विभिन्नता बहुत थी लोगों में। और आंगन में चारों ओर कमरा रहता था। आज भी देखिए हम लोग घर बनाते हैं तो आंगन को बीच में छोड़ देते हैं और चारों ओर कमरा बना हुआ रहता है। तो आज देखिए कहीं ना कहीं आज बहुत पहले के ज़माने से चलता आ रहा रिवाज हम लोग अभी तक प्रयोग कर रहे हैं कि बीच में अंगना होना चाहिए, है ना, जहाँ हनुमान जी का झंडा गड़ा जाए और बाकी चारों तरफ क्या होना चाहिए? कमरा होना चाहिए। तो ये आंगन बहुत सुविधाजनक होता है ना, जो बहुत चीज़ों में काम आता भी है, इसलिए लोग बीच में अंगना छोड़ते हैं और चारों तरफ कमरा बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अलग स्नानागार। लोगों के घरों में उस समय, सोचिए आज जो है आप देखिए गांव में तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके घर में बाथरूम आपको बना हुआ मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस समय के लोग के घर में अलग स्नानागार एक होता था, एक अलग बाथरूम होता था, ठीक है, नहाने के लिए और ये सब। कुछ घर में कुएँ होते थे, क्योंकि उस समय पानी का जो जल का मुख्य स्रोत था वो घर में कुआँ ही मतलब था। उस समय हैंडपंप, मोटर वगैरह ये सब थोड़ी ना था। लोग कुआँ खदते थे और पानी निकालते थे, ठीक है। उसके बाद नाला के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नाला जो था बिल्कुल सुव्यवस्थित था। वैसा आपका नाला अभी वर्तमान में देखने के लिए बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। तो उस समय ढका हुआ नाला होता था। नाला जो होता था वो पूरी तरह से ढका हुआ रहता था। आज देखिए पानी इधर बह रहा है, उधर बह रहा है, उधर नली टूटा हुआ है, पानी सब रोड पर जा रहा है ना। तो ये सब स्थिति है आज का। बताइए हमारे इतिहास में लोग कैसे रहते थे जिस समय, मतलब लगभग आज से 5000 साल पहले की बात है ये सब, ठीक है। उसके बाद
जो नाले होते थे वो नाले में ढलान होती थी। ढलान का मतलब है कि थोड़ा सा ऊपर, फिर हल्का नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। इससे क्या होता था कि जब नाला ढलान के रूप में रहता था तो पानी जो है आराम से नीचे बह जाता था, ठीक है। और उसके बाद है ना बहना आसान होता था। अब यहाँ से रहेगा इस तरह से, नाला ऊंचा हो जाएगा तो सब पानी यहाँ जमा हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो उससे उसका नाला जो बनाया जाता था इतना सुव्यवस्थित होता था कि उसमें ढलान दिया जाता था ताकि पानी ढलकर सारा नीचे चला जाए। उसके बाद जो है जो नाला बनाया गया था वो सबसे छोटा नाला होता था घर का। जो घर का नली है वो सबसे छोटा नली होता था और सारे घर के नली को सड़क वाले नली में जोड़ दिया जाता था, है ना। घर का नाले को सड़क वाले नाले में जोड़ दिया जाता था और वो सड़क वाले नाले को बड़े नालों में जोड़ दिया जाता था, ठीक है। सोचिए कैसा व्यवस्थित है। पहले घर का नाला एक जो रोड है, गली है, उसका नाला में जोड़ दिया और वो नाला को आगे ले जाकर एक बड़े नाला में जोड़ दिया, है ना, ताकि पानी आसानी से पार हो जाए। देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसमें एक मेन हॉल बनाया जाता था, ठीक है। ये मेन हॉल मतलब क्या कि जैसे एक नली आ रहा है, ठीक है, इस तरह से एक नली आ रहा है तो यहाँ पे एक मेन हॉल बना दिए, ठीक है, आगे इस तरह से चला दिए। और ये बहुत गड्ढा होता था, क्या होता था, गड्ढा, और बहुत बड़ा होता था। तो जो भी यहाँ से खरपतवार या कचरा जो भी आता था वो यहाँ आकर क्या होता था, जमा हो जाता था और पानी आगे बढ़ जाता था। और समय समय पर क्या करता था कि इस कचरा को यहाँ से निकाल दिया जाता था, है ना। और नाली जो है उस समय का नाले जो होते थे वो सुव्यवस्थित होते थे, है ना। इस वजह से वो क्या होते थे, सुव्यवस्थित होते थे, है ना। वो मतलब जल्दी टूटते नहीं थे, जल्दी मतलब कि वो ख़राब नहीं होते थे और अधिक बहुत दिनों तक वो, है ना, सही ढंग से चलते थे। आज देखिए ना नाली बनाया जाता है गांव में मुश्किल से 2 से 3 साल, मतलब एक जो अभी मुखिया बना या जो वार्ड बना वो बनवाया, पता चला कि उसका 5 साल पूरा होने से पहले वो नाली फिर टूट गया, फिर दूसरा जीतेगा बेचारा, उसी को बनाएगा। क्या विकास होगा देश का, यही सब तो दिक्कत है। देखिए सड़कें, वहाँ के सड़कें कैसे होते थे, सड़कें जो होते थे वो समकोणीय होते थे, ठीक है, इस तरह से, है ना, जो समकोण पर क्या करता था, काटता था, है ना। सड़कें जो होते थे समकोण पर काटते थे, यानी कैसे होते थे, समकोणीय। और घर के जो दरवाजे होते थे वो सड़क के विपरीत खुलते थे, सड़क के विपरीत। अगर सड़क मान जाए कि सड़क अगर इधर का खुला हुआ है तो वो गेट जो होगा वो गेट आपका इस टाइप का होगा, इधर का होगा, है ना। मतलब जो आपका सड़क है, सड़क के तरफ दरवाज़ा नहीं होता था। इसके कई कारण थे, धूल कण वगैरह, गंदगी, ये सब जो है घर के अंदर नहीं जा पाता था, ठीक है। और घर स्वच्छ रहता था, ध्वनि प्रदूषण से बचता था, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती होगी। ऐसे उस समय उस तरह का तो कोई सूचना नहीं मिल पाया कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती थी। हो सकता है कि बैलगाड़ी वगैरह ये सब चलता हो, है ना। और निर्माण जो था योजनाबद्ध तरीके से हुआ था, है ना। निर्माण जो हुआ था ये सब, चाहे वो भवन निर्माण, नाला निर्माण, सड़क निर्माण होता था, सब जो है योजनाबद्ध तरीके से होता था। आज देखिए ना क्या होता है, रोड बना दिया, अब नाला बनाना है, अब क्या करेगा, उसको तोड़ेगा, है ना। लो उसको बनाने में खर्च किया, फिर उसको तोड़ेगा, फिर बनाएगा। अरे ऐसा करो ना, एक ही बार पहले नली बना लो, उसके बाद ऊपर से सड़क बनाते चल जाओ। क्या ज़रूरी है ज़्यादा फालतू खर्च करने का। तो ये सब तो करेगा नहीं, क्योंकि ये सब विकास से थोड़ी ना मतलब है अपना रोटी सेकने से। चलिए देखिएगा, अब उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे कि नगरीय जीवन, है ना, वहाँ का नगरीय जीवन जो था वो कैसा था, नगर के लोग कैसे रहते थे। तो वहाँ 2 तरह के लोग होते थे, शासक लोग होते थे और आम लोग होते थे, ठीक है। तो शासक लोग जो रहते थे वो नगर दुर्ग में रहते थे, ठीक है, नगर दुर्ग में रहते थे, जो कहा जाता है कि 2-4 दीवारी से घिरा हुआ रहता था, है ना। एक अंदर और इसके बाहर फिर एक 4 दीवारी होता था। और ये रहने का कारण क्या था कि ये लोग सुरक्षित ज़्यादा रहते थे, है ना। भले ही छोटा दुर्ग था लेकिन वो ज़्यादा सुरक्षित रहता था। और जहाँ आम लोग रहते थे वहाँ एक ही 4 दीवारी होता था और ये दुर्ग थोड़ा बड़ा होता था, ठीक है। इसे उच्च दुर्ग भी बोला जाता था, इसके निचला दुर्ग बोला जाता था, ठीक है, निचला दुर्ग। उसके बाद यहाँ के लोग मन के सोने चांदी के आभूषण पहनते थे, ना। यहाँ के जो शासक वर्ग के लोग थे, शासक वर्ग के लोग
वो मनके, सोने और चांदी के आभूषण पहनते थे, मतलब महंगी महंगी वस्तुएं के आभूषण पहनते थे। वहीं आपका जो आम लोग थे, मजदूर लोग होते थे, है ना, शिल्पकार लोग, यानी कि ये स्त्री और पुरुष दोनों होते थे, ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों होते थे। ये जो है तांबा कांसा का आभूषण पहनता था। बेचारा के पास जितना पैसा रहता है उतना ही करेगा ना, तो ये कांसा का और तांबा का आभूषण पहनता था। इन लोग जो था वो लंबी यात्रा करता था, ठीक है, व्यापार करने के लिए लंबी यात्रा करता था और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाता था जो इसके उपयोग के थे। और दूर जाते थे तो वहाँ से कहा था सुदूर किस्से कहानियाँ, है ना, वहाँ से लोग जाते थे और वहाँ के कहानी मतलब कि याद कर आते थे और यहाँ अपने बच्चों को सुनाते थे, ठीक है। इसमें बहुत भिन्नता थी, है ना, पहनावा, पहनने का ढंग, शासक लोग थोड़ा चमकीले वस्त्र, रेशम वस्त्र, ये सब जो है ज़्यादा पहनते थे। खान पान उन लोग का थोड़ा अलग ढंग का रहता था। आज भी देखिए ना, आज बिल्कुल हूबहू देख लीजिए कि आज शासक वर्ग किस तरह से रह रहे हैं और आम लोग किस तरह से रह रहे हैं। जबकि आज तो उस समय तो शासक वर्ग अपने दम पर बनते थे, आज तो शासक को यहाँ का लोग आम लोग ही बना रहा है, फिर भी आम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है और सब ऐसे रह रहा है ना। उन लोग पूरा जो है ऐसे रह रहा है, कोई टेंशन, मतलब कि एक बार जीत गया चलो उसका समझिए कि जीवन कट गया, है ना। तो पहनावा, खान पान, रहन सहन वगैरह में बहुत भिन्नता थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये तो रहेगा, ये हमेशा रहा है और आज भी है और आगे भी रहेगा। इसलिए पढ़िए, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए और अपने जीवन को सुव्यवस्थित कीजिए, नहीं तो फिर आम लोग के जैसा ही रह जाएंगे, है ना। तो देखिएगा, खेल, वहाँ के लोग खेल क्या खेलते थे, तो वहाँ के लोग मिट्टी के खिलौने से खेलते थे, है ना। आप लोग को पता होगा कि यही मिट्टी का खिलौना जो है, देखिए यहाँ मिट्टी का हल जो खिलौना के रूप में था, इससे पता चलता है कि उन लोग हल के बारे में जानते थे और हल से जुताई करते थे खेतों में, है ना। उसके बाद चौपड़ खेलना, चौपड़ जो होता है इस तरह का, इसको पासा भी बोल सकते हैं, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं, चौपड़, है ना। ये चौपड़ यहाँ से इस तरह से आप लोग भी खेलोगे, इस तरह से 4 गो होता है, रख देता है, खेल रहा है अपना, है ना। उसके बाद पशुओं को लड़ाना, पशुओं पक्षियों को आपस में लड़ाते थे, है ना, ये भी एक बड़ा खेल था। कृषि, कृषि में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम गेहूं और जौ का कृषि शुरू हुआ था। लेकिन हम कपास पहले क्यों लिखे, क्योंकि इस समय कपास का खेती सर्वप्रमुख था, है ना। कपास का खेती ज़्यादा होता था और सूती वस्त्र बनाए जाते थे, व्यापार का मुख्य स्रोत था कपास, ठीक है। उसके बाद दालें, मटर, धान, तिल और सरसों, ये सब का खेती होता था, है ना, लोग खेती करते थे। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन में गाय, भैंस, भेड़, बकरी आदि लोग पाला करते थे। लेकिन होता क्या था कि जैसे हम मतलब हम कोई भी है जो भेड़ बकरी पाल लिया और सारा चारा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब उस समय ऐसा तो नहीं कि पानी खत्म हो गया चापाकल चला दो पानी आ जाएगा, है ना, मुश्किल होता था। तो लोग अब कोई एक गाय नहीं रखता था, उस समय लोग 100 गाय, 200 गाय रखते थे। तो कितना वहाँ कुआं से पानी भर भर के लोग पानी पिलाएगा। तो क्या करता था, उसके तलाश में लोग दूर दूर तक जाते थे, है ना, चारा और पानी की तलाश में लोग दूर दूर तक जाते थे, है ना, जानवर चराने के लिए। हाल फिलहाल आप लोग सुनेंगे, आज से ज़्यादा नहीं, आप 50 साल पहले चल जाइए, 80 साल पहले चल जाइए और पूछिए अपने पिताजी से, दादाजी से कि क्या उन लोग के समय में ये सब होता था, है ना, पूछिएगा तो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद इन लोग अपने जो है जीवन यापन करने के लिए बेर इकट्ठा करते थे। बेर एक फल होता है, बेर का फल अभी भी देखते होंगे, बच्चे लोग ढेला मार मार के खूब झाड़ते हैं, है ना। तो बेर इकट्ठा करते थे, बेर का फल। मछली पकड़ते थे, मछली पकड़ना उन लोग का एक तरह से पेशा बन गया था कि मछली पकड़ते थे, पकाते थे, खाते थे। हिरन जैसे छोटे जानवरों का वो शिकार करते थे, हिरन जैसे छोटे जानवरों का वो क्या करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन बनाते थे। मुहरों का प्रयोग आप लोगों को पहले बता दिया कि मुहरों का प्रयोग किस लिए होता था, एक चिन्ह के रूप में होता था। किसके रूप में, चिन्ह के रूप में, कि कोई वस्तु अगर हमको यहाँ से इधर आगे भेजना है तो बीच में क्या करेंगे, यहाँ पर हम
मोहर लगा देंगे। पहले क्या करेंगे, गीली मिट्टी लाकर उसको लेप देंगे और उस पर मोहर मार देंगे। अगर वो मोहर टूटा हुआ रहा तो समझेंगे कि वस्तु के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अगर मोहर ठीक ठाक रहा तो समझेंगे कि हमारा वस्तु क्या है, सुरक्षित है, जहाँ भेजे वहाँ मेरा वस्तु सुरक्षित पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कर रहा है सभ्यता का अंत कैसे होगा। ठीक है, तो सभ्यता का अंत देखिए, इसमें क्या है कि बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बहुत विस्तार इसमें पढ़ना है, लेकिन हम लोग क्लास वाइज जैसे एनसीईआरटी चल रहे हैं तो 6 क्लास में जितना दिया हुआ है उतना ही बता रहे हैं ना। कुछ विशेष की बात है तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी एनसीईआरटी का बुक ख़त्म कर लें, है ना। उसके बाद हम लोग एडवांस तरीके से पढ़ेंगे, सारे चैप्टर पढ़ेंगे, सारे चैप्टर कवर करेंगे, है ना। तो पहले हम एनसीईआरटी ख़त्म करते हैं। टारगेट लिया है कि 6 से लेकर 12 तक जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपका 6 से लेकर 12 तक का जो हिस्ट्री है एनसीईआरटी का, वो जल्द से जल्द हम कवर करने वाले हैं। आप लोग बस साथ देते रहिए, इससे आगे फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर कीजिए, है ना, और इस परिवार को आगे बढ़ाइए। देखिए, तो इसके सभ्यता का अंत होने का कारण था कि नदियाँ सूख गई थी। ठीक है, नदियाँ क्या हो गई थी, सूख गई थी। अब बताइए, नदियाँ सूख जाएगी, पानी कहाँ से मिलेगा, और पानी नहीं मिलेगा तो लोग तो अस्त व्यस्त हो ही जाएंगे, इधर उधर भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, जंगलों का विनाश हो गया था। जंगलों का क्या हो गया था, विनाश हो गया था। अब नदी और जंगल कब सूखेगा, जब अकाल पड़ेगा। हो सकता है वहाँ भीषण अकाल पड़ा हो और क्या हुआ, नदी और जंगल सब सूख गए। अब न तो वहाँ चारागाह बचा, न घास का मैदान बचा, न पानी बचा, लोग कैसे रहेंगे, मुश्किल है रहना, है ना। उसके बाद क्या हुआ कि चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, है ना। बड़ी बड़ी नदियाँ जो है भयंकर बाढ़ आ गई। बड़ी बड़ी नदियाँ में क्या हुआ, भयंकर बाढ़ आ गया। जैसे सिंधु नदी, है ना, रावी नदी, ये सब में भयंकर बाढ़ आया। तो बात ये उठता है कि यहाँ ये जगह अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ रहा है, और यहाँ ये जगह क्या मतलब बाढ़ आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ये तो गलत है। देखिए क्या होता है कि आज हमारा बिहार जो है उसमें 2 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, हमारा बिहार जो है आप लोग जानते हैं कि कितना भाग में बटा हुआ है। हमारा बिहार जो है वो 2 भाग में इस तरह से बटा हुआ है। ठीक है, तो जो 2 भाग में बटा हुआ है ये, तो आप लोग देखते होंगे कि ऊपर जो है, ऊपर बहुत सारा जो है बाढ़ आता है ना। ऊपर क्या होता है, बाढ़ आता है और नीचे सुखाड़ हो जाता है ना। सोचिए एक राज्य में हो रहा है कि ऊपर पूरा बाढ़ से लोग सब त्रस्त हो ले, पूरा बाढ़ एकदम धूम मचाए हुए है, और नीचे अकाल पड़ा हुआ है, बूंद पानी के लिए सब तरस रहा है। तो ये हाल कभी कभी होता है, हो सकता है वहाँ उसी तरह से हुआ और सारे लोग बेहाल हो गए। तो वो अपना जीवन यापन करने के लिए वहाँ से आगे बढ़े और पूर्व और दक्षिण की ओर आए, है ना। यानी कि गंगा नदी के तरफ उन लोग आगे बढ़े और आकर अपना जीवन यापन करना शुरू किए। तो जब गंगा की तरफ आकर आगे बढ़े तो क्या वो आएंगे तो क्या महल को उठा कर लेकर चलाएंगे, वो जो वहाँ नगर बसा हुआ था क्या उसको लेके आएंगे, नहीं ना। तो उन लोग जब इधर आए तो उन लोग जो है झोपड़ी से रहना शुरू किए, झोपड़ी बनाए, है ना, और झोपड़ी में रहना शुरू किए। तो लोग कहते हैं कि उन लोग जो है पहले नगरीय सभ्यता था, अब ग्रामीण सभ्यता बन गया। तो वहाँ से छोड़ कर आया, तो यहाँ भी अगर उसको है तो शुरू करना पड़ेगा झोपड़ी से ही। तो झोपड़ी बनाकर रहने लगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, और आगे चलकर वो फिर से नगर के रूप में देखने के लिए मिलते हैं, है ना। जो मगध आप लोग पढ़ते हैं उसमें आगे जैसे पढ़िएगा, आगे का चैप्टर इसके बारे में बताया जाएगा। हम कोशिश किए सारे टॉपिक को बारीकी से कवर करने के लिए, है ना। जो भी अगर कुछ इसमें छूट गया है या किन्हीं को लगता है कोई डाउट हो तो वो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे और बताएंगे कि सर ये चीज़ के बारे में बताइए, ये छूट गया, ये चीज़ हम समझ नहीं पाए। तो हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में जब बताएंगे उस समय उस पॉइंट को हम ऐड करेंगे, उसमें समाहित करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए, तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, है ना। हम लोग फिर मिलेंगे अपने टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ मैं चलता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, नमस्कार।